गुड इवनिंग दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाला जीवित पुत्रिका, ठीक है, जीवित पुत्रिका त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? आपको बताना है कि एक त्यौहार है जिसका नाम है जीवित पुत्रिका त्यौहार। ये मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। विकल्प है उत्तरी एवं पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश। इसमें आप देखोगे, वैसे तो आप देखोगे पूर्वी भारत भी इसका आंसर हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है जो बिहार से लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम कंबाइंड रूप से इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर देखें तो हमारा सही हो सकता है, सही आंसर उत्तरी और पूर्वी भारत। कौन सा सही हो सकता है? उत्तरी और पूर्वी भारत हमारा सही हो सकता है, ठीक है। उत्तर और पूर्वी भारत हमारा सही हो सकता है। हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार में जीवित पुत्रिका त्यौहार के दौरान पवित्र स्नान करते समय कम से कम 46 लोग, जिनमें 37 बच्चे शामिल थे, डूब गए। जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग में, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है। माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबे जीवन के लिए 3 दिनों तक उपवास रखती हैं, जिसमें दूसरे दिन सख्त निर्जला उपवास होता है। यह त्यौहार राजा जीमूतवाहन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। यह शुद्धिकरण स्नान, जिसे नहाई खाई बोलते हैं लोकल भाषा में, बिहार की लोकल भाषा में इसे नहाई खाई बोलते हैं, से शुरू होता है और उपवास तोड़ने, जिसे पारण के साथ समाप्त होता है, ठीक है। ये हो गया। और आप देखोगे तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उत्तर और पूर्वी भारत। अच्छा, ये चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि एक हादसा हुआ है जिसमें 37 बच्चे शामिल थे, डूब गए थे, ठीक है। 46 लोग थे जिनमें 37 बच्चे शामिल थे, डूब गए थे। इस वजह से ये जीवित पुत्रिका या इसे जीतिया व्रत बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि जीतिया व्रत कहाँ मनाया जाता है तो आपको बताना है दक्षिण पूर्वी भारत, और न दिया हो तो बिहार स्पेशल है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे। नासा द्वारा हाल ही में प्रकाशित कार्लविल 45 क्या है? नासा द्वारा हाल ही में प्रकाशित कार्लविल 45 क्या है? अब हम देखेंगे विकल्प। सर्पिल आकाशगंगा है, उपग्रह है, तारा है, नया तारामंडल। अब इसमें आप देखोगे तो सही आंसर हो जाएगा सर्पिल आकाशगंगा। कौन सा? सर्पिल आकाशगंगा, ये सही हो जाएगा, सर्पिल आकाशगंगा। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सर्पिल आकाशगंगा कार्लविल 45, जिसे NGC 5248 का एक वीडियो साझा किया। सर्पिल आकाश गंगाएँ तारों और गैस का संग्रह है जिनमें उनके केंद्र से निकलने वाली सर्पिल भुजाएं होती हैं। आगे दिया है इन आकाश गंगाओं में युवा गर्म तारे होते हैं, ठीक है, और ये अपने सुंदर आकारों के लिए जानी जाती हैं। खोजी गई लगभग 60% आकाशगंगाएं सर्पिल हैं, जिनमें मिल्की वे भी शामिल है। सर्पिल आकाशगंगाओं में एक केंद्रीय उभार होता है जिसके चारों ओर तारों की एक समतल घूर्णन करती हुई डिस्क होती है। ये दीर्घवृत्ताकार और अनियमित आकाशगंगाओं से अलग होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे सही आंसर हो जाएगा हमारा सर्पिल आकाशगंगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GII, 2024 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, हम इसको ना अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पर भी ये क्वेश्चन पोस्ट किए थे, ठीक। तो आज ये देखिए मेन इसमें स्लाइड में भी हमने रखा इसको कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो आपको बताना है 39, 38, 40, 35। तो इसका सही आंसर आप देखोगे, सही आंसर हो जाएगा 39। कौन सा सही हो जाएगा? 39 सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक, 39 सही हो जाएगा। अब इसका हम थोड़ा व्याख्या देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कितना टोटल 133, ये भी हमने उसमें बताया हुआ है कम्युनिटी में, 39 स्थान प्राप्त किया है। यह मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में फर्स्ट और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी फर्स्ट है, ठीक है। दक्षिण एशिया की बात करें, मध्य और दक्षिण एशिया। आगे दिया है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, आपको इसको फुल फॉर्म लिख लेना चाहिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग में भारत
चौथावें स्थान पर है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई दुनिया के शीर्ष 100, ठीक है, S&T क्लस्टरों में है। अमूर्त संपत्ति तीव्रता में भारत वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर है, जो 2015 में 21वें स्थान से ऊपर आया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार रुझानों का मूल्यांकन करता है, जिसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके वैश्विक नवाचार में अग्रणी है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि GII, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो सही आंसर है 39। कुल कितने देश थे? 133 देश थे, ठीक है। शीर्ष पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर, ये सब शीर्ष पर है। अब प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 2024 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? इसमें हम देखेंगे भारत है, UAE है, सिंगापुर है, अमेरिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहता है कि पहले तो इसका स्थान जाते हैं, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2000 के बीच भारत में आयोजित होगी, ठीक। कब होगा? 14 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच। तो ITU, ठीक है, ITU के 150 वर्षों के इतिहास में देश के लिए एक ऐतिहासिक पहली बार होगी। या ऐतिहासिक मतलब अगर आप देखो तो 150 वर्ष में पहली बार होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के दूरसंचार नेता और विशेषज्ञ एकत्रित होंगे, जो वैश्विक कनेक्टिविटी और नवाचार को बढ़ाने में दूरसंचार मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रमुख भारतीय शहरों में आउटरीच सत्र का उद्देश्य छात्रों को शामिल करना और 5G और 6 जैसी भविष्य की तकनीकों के बारे में ज्ञान का आदान प्रदान करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? इसका सही हो जाएगा भारत। क्या है? वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। अब प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 कहता है, हाल ही में रूस और चीन ने किस जल निकाय में ओशियन 24 नए सैनिक अभ्यास शुरू किया? मतलब नेवी का एक एक्सरसाइज है जिसमें रूस और चीन दोनों शामिल हैं, और उस अभ्यास का नाम है ओशियन 24। क्या नाम है? ओशियन 24। अब हम इसका आंसर देखेंगे। तो जापान सागर है, लक्षद्वीप सागर है, दक्षिण चीन सागर है, अरब सागर है। तो आप देखोगे इसमें सही आंसर हो जाएगा कौन सा? जापान सागर। कौन सा सागर सही हो जाएगा? जापान सागर। ये हमने मार दिया, जापान सागर। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रूस और चीन ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ओशियन 24 शुरू किया है, जो उनके बढ़ते सैन्य सहयोग को दर्शाता है। जापान सागर पश्चिमी प्रशांत में, ठीक है, जो प्रशांत महासागर उसके पश्चिम में एक सीमांत समुद्र है, ठीक है, जिसकी सीमाएं आप देखोगे, ये जापान है, तो आप देखोगे रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान से लगती हैं। ये आप थोड़ा मैप में अगर थोड़ा सा मैंने इंसर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं लगता मुझे क्लियर हुआ है। साउथ कोरिया जापान है, और इसमें आप देखोगे कि दक्षिण कोरिया नहीं दिख रहा है, रूस नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। यह विभिन्न जल डमरू मध्यों के माध्यम से पूर्वी चीन सागर, ओखोत्स्क सागर, जापान के अंतर्देशीय सागर, प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। जापान सागर का सबसे गहरा बिंदु डोहोकू सीमाउंट है। ये आप याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है। कौन सा है इसका? ये, ठीक है, हाईलाइट हम करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं इसमें, ये, ठीक है, कौन सा बिंदु? डोहोकू सीमाउंट है, जो एक पानी के नीचे का ज्वालामुखी है। यह अभ्यास क्षेत्र में महत्वपूर्ण भू राजनीतिक गतिविधियों का संकेत देते हैं। याद रखना है। पहले कहाँ हुआ? जापान सागर में हुआ। जापान सागर को किस किस देश की सीमा टच करती है, ये आपको जानना है। उसके बाद जापान सागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, ये आपको जानना है। अगले प्रश्न पर हम आएंगे। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ITS के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, दूसरे संस्करण मतलब पहला संस्करण हो गया है। पहले संस्करण आप देखोगे तो शायद लखनऊ में हुआ था, और इसकी जो संस्करण का उद्घाटन था वो द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति महोदया ने किया था। तो इसका कौन किया ये आपको बताना है। इसका तो ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, इन्होंने किया है। अब देखोगे तो इसमें ग्रेटर नोएडा है, लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा।
कौन सा सही हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा टिक मार दें। अब देखिए इसका व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा में दूसरे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 350 प्रदर्शक शामिल हुए जो 70 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश को भारत के विकास का विकास इंजन बताया गया है। पिछले साल पहले संस्करण का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ये हो गया। ठीक, अब इसमें एक प्रश्न है आपको, यूपी का जो एक चल रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP। ठीक है, ODOP, इसके बारे में आपको कम से कम ऐसे जोन वाइज, जैसे मध्य क्षेत्र में जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनका लिख लीजिए, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहले जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनका लिखिए, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनका नाम लिख लीजिए। इस तरीके से आप देखो कि ऐसे बांट लोगे तो आपको जल्दी आसान से याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटिए, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र के जितने ज़िले हैं सबको एक तरफ लिखिए, मध्य क्षेत्र के जितने ज़िले हैं एक तरफ लिखिए, पूर्वी क्षेत्र के जितने, और एक बुंदेलखंड वाला रीजन। ठीक, ये ऐसे 4 भागों में आप उत्तर प्रदेश को बांटिए और आप तब आप ODOP लिखिएगा तो आपको याद होता जाएगा। ODOP का मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 6 के बारे में। अब प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा समुदाय उड़ीसा में वनों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला 6वां PBTG? देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन और आपको मिला PBTG। ये शब्द बहुत चर्चा में है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नाम को दिया है और इस पर उन्होंने एक लेक्चर भी दिया हुआ था। तो इस शब्द को याद रखें क्योंकि कहीं ना कहीं ये फुल फॉर्म जरूर पूछेगा PBTG के बारे में। ठीक है, PBTG का फुल फॉर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पहले तो हम इस प्रश्न पे आ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखें, मानकीड़िया समुदाय है, कोल समुदाय, भील समुदाय, मुंडा समुदाय। इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा मानकीड़िया। कौन सा? मानकीड़िया। ठीक है, मानकीड़िया समुदाय है। एक्सप्लेनेशन देखता हूँ। उड़ीसा में मानकीड़िया समुदाय और वनों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला 6वां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जो PBTG है, उसका हिंदी नाम क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बन गया है। वे अर्ध खानाबदोश समूह हैं जो बिरहोर जनजाति का हिस्सा हैं और मुख्य रूप से वनों पर निर्भर रहते हैं। मानकीड़िया शिकारी और संग्राहक हैं जो अपने भटकने वाले जीवन शैली और कुंभा नामक अस्थायी बस्तियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी बस्तियां कैसी होती हैं? कुंभा। ठीक है, वे मुंडा भाषा का एक रूप बोलते हैं और कुछ उड़िया भी बोलते हैं। उनकी मान्यताएं आत्माओं और पूर्वजों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, जिसमें लोगोबीर और बुधिमाई उनके सर्वोच्च देवता हैं। ठीक है, फिर आगे है, यह समुदाय उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक, आपको क्या क्या याद रखना है? PBTG का फुल फॉर्म और PBTG में अभी तक कुल कितनी जातियों को शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरा मानकीड़िया समुदाय के बारे में आपको थोड़ा गूगल करना है। और अभी एक समुदाय और चर्चा में थे जिस समुदाय का पहला लड़का नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो उस समुदाय के बारे में भी जानना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। कह रहा है, हाल ही खबरों में रहा पैक्ट फॉर द फ्यूचर किस संगठन द्वारा अपनाया गया था? हाल ही खबरों में रहा पैक्ट ऑफ द फ्यूचर किस संगठन द्वारा अपनाया गया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA, WHO, यूनेस्को, नाटो। देखिए इसमें से तो कोई एक ही सही है, लेकिन आपको इन सब का फुल फॉर्म और कब ये इस्टेब्लिश हुए इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। अभी तो UNO के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। कौन सा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये वाला सही हो जाएगा। आपको WHO के बारे में जानना है, आपको यूनेस्को के बारे में जानना है, नाटो के बारे में जानना है। अब व्याख्या देखते हैं। UN जनरल असेंबली ने वैश्विक शासन को पुनर्गठित करने के लिए पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अपनाया। यह सतत विकास, शांति और मजबूत शासन के प्रति UN सदस्य राज्यों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह शांतिपूर्ण समावेशी समाजों के निर्माण और संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने पर जोर देता है। यह संधि UN के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका पर प्रकाश डालती है। यह राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने में युवाओं के समावेश को प्राथमिकता देती है। यह संधि नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और स्थानीय अधिकारियों के साथ मजबूत साझेदारी का आह्वान करती है। इस तरीके से आज 8 ही क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, क्योंकि थोड़ा विस्तार से जानने के लिए टाइम लगेगा और ज़्यादा समय देना भी नहीं है। आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन पे भी काम करना है। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका करंट और स्टैटिक दोनों तैयार होगा और कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ें कोरिलेट हो जाएंगी।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय, गुड।